गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इसके पहले के मेरे जो 4 चैप्टर्स के वीडियो मैंने आपको बताए थे और समझाए थे, आपने उसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़ लिए होंगे। अब हम हमारे बिजनेस की 5वें चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि किसी भी एक समूह के बिना हम हमारे कोई भी बिजनेस को नहीं कर पाते हैं और ना ही हम हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। अब संगठन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि यह एक क्या होता है कि एक सामूहिक या एक किसी भी वस्तुओं का या व्यक्तियों का या संस्था या तंत्र या मंत्र या किसी प्रकार की मशीनों का एक पूरा समूह होता है, जिसे हम संगठन के नाम से जानते हैं। तो हम अब संगठन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं कि संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के तथा प्रयासों और मानवीय प्रयासों में इस तरह संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सके। संस्था के उद्देश्य को नियोजन के अंतर्गत निर्धारित कर निश्चित कर दिया जाता है। इसके पहले हमने जैसा कि पढ़ा था कि नियोजन के अंतर्गत यानी कि प्लानिंग के अंतर्गत हम संस्था के जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, संस्था के जो भी उद्देश्य होते हैं हम उन्हें निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्धारित करने के बाद संस्था के द्वारा इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इन्हें प्राप्त करने के प्रयास जब हम करते हैं तो उसमें हमें संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन यानी कि हमारे बिजनेस के वर्कर्स की भी बात कर लें, और जो भी हमारे पास मशीन, माल, जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब का एक समूह होता है, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है और उन्हीं की वजह से हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब संगठन की अवधारणा या इसकी विशेषता पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन व्यक्तियों का समूह, संस्था या तंत्र है जो संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर समन्वित रूप से प्रयत्न करता है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ काम करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कहीं कार्य का विभाजन कर उनके समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है। इसी का नाम संगठन है और यही संगठन से की क्रिया का आरंभ होता है। अंग्रेजी में इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका आशय किसी शारीरिक संरचना से होता है जो अंगों में विभाजित होते हुए भी इकाई या केंद्रीय बिंदु से जुड़ा होता है। एक व्यावसायिक इकाई में भी अनेक विभागों के कार्य के व्यावसायिक इकाई में भी अनेक उपविभाग होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, किंतु सभी व्यवसाय के मुख्य उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। इन विभागों के कार्यों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है, किंतु सभी का उद्देश्य व्यवसाय के विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार एक क्रिकेट टीम में खेल में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान फील्ड में अपने खिलाड़ियों को व्यवस्थित करता है और विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों को शीघ्र आउट करने की तकनीक को अपनाता है ताकि विजय प्राप्त की जा सके। आशय यह है कि विजय उसी टीम की होगी जो संगठित है, व्यवस्थित है। मतलब आपको क्या करना है कि किसी भी संस्था में जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट अगर हमारे बीच में नहीं होगा, मतलब कि मिलजुल कर काम करना ये नहीं है कि हम एक संस्था में इकट्ठे यहाँ बैठकर काम करते रहें और उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि हमको एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे की बातों को समझना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारे बीच में होना चाहिए। जैसे कि एक क्रिकेट टीम का उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है, और दूसरा उदाहरण मैं जैसे आपको देता हूँ कि एक हमारे बिजनेस में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, और हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, और हमारा
मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक बिज़नेस जो है इन सब डिपार्टमेंटों से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को परचेस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ना मिले, यानी कि अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और हमें कितनी तेज़ी से माल को बनाना है। अगर उसके पास रॉ मटेरियल की कमी है जो कि उसको परचेस डिपार्टमेंट ने नहीं बताया है, तो फिर वो माल बनाना बंद कर देगा। इसी प्रकार से अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ये पता ना हो कि हमारा कितना माल मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट भी किसी भी माल को बेच नहीं पाएगा, वो भी उसको बेचने में थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हो जाएगी उसको भी। इसी प्रकार से हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जब माल बनकर ही सामने नहीं आएगा, कौन सी कंडीशन में हमारा माल बना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, अगर ये उन्हें नहीं पता रहेगी, या उसका प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये अगर उन्हें पता नहीं रहेगा, तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसकी मार्केटिंग ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से सारे बिजनेस क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब एक आदर्श परिभाषा हम ये ले सकते हैं कि एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पादन को मिट्टी में मिला सकता है। अगर मान लो कि अगर आपके पास एक पूरी टीम सही नहीं हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, आप पे काम करने वाले व्यक्ति अगर अच्छे नहीं हो, तो एक अच्छी से अच्छी टीम को भी क्या होता है कि वो मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि 90s 2000 में, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 90s और 2000 में हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी वो सबसे ज़्यादा मजबूत टीमों में से एक हुआ करती थी, जिसने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीते। और उसके बाद जैसे ही उनका एक कप्तान या उनकी टीम के बाकी खिलाड़ी जाते गए, टीम पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गई और आज वो दुनिया की कमज़ोर टीमों में से एक मानी जाती है। इसी प्रकार से जिम्बाब्वे टीम है। जिम्बाब्वे टीम भी किसी टाइम पर, यानी कि सन 90s 2000 में जिम्बाब्वे टीम भी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका जो सदस्य हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, वो टीम से बाहर जाते गए, टीम कमज़ोर पड़ती गई और आज टॉप 10 टीमों में भी उसका नाम नहीं आता है। और एक जो अच्छे से अच्छा संगठन होता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा उसकी वजह से, और अच्छे उत्पादन को बाज़ार से भगा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका संगठन अच्छा नहीं है और आपकी कंपनी का नाम कितना भी अच्छा हो, आपकी गुडविल कितनी भी अच्छी हो, आपका मैनेजर कितना भी अच्छा हो, अगर आपका संगठन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको मार्केट से भगा दिया जाएगा। मार्केट में आपकी कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं हो पाएगी। ये इसका मीनिंग है। उम्मीद है कि आपको इसकी मीनिंग अच्छे से आ गई होगी। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम इसके परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर हेने और प्रोफेसर शूल्ज और स्प्रीगल, ये 3 परिभाषाएं आप पढ़कर याद कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी सबसे पहले हेने की बात करें हम, तो किसी भी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठनों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन है। उसके बाद जैसे मैत्रीपूर्ण अगर बात करें हम सामान्य उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो हमारे बिजनेस के सामान्य उद्देश्य होते हैं, और हर बिजनेस का उद्देश्य होता है कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो मैत्रीपूर्ण संयोजन, मैत्रीपूर्ण यानी कि एक दोस्ती या एक फ्रेंडशिप हमारे संगठन में होनी चाहिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण संगठन कहते हैं। स्प्रीगल ने क्या कहा है कि किसी भी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच संरचनात्मक सहयोग क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। इसी प्रकार इसकी एक सिंपल परिभाषा दी जा सकती है कि संगठन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा संगठन व्यवसाय के साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। संगठन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है। मतलब
आपको क्या करना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे बिजनेस के जो भी साधन हैं उनमें सब में समन्वय स्थापित हो जाए। मतलब कोऑर्डिनेट उनको इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से जमाना है, व्यवस्थित तरीके से काम करवाना है कि उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके ताकि उद्देश्य की प्राप्ति हो सके हमें। अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्यों का विभाजन। संगठन उपक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उप कार्यों में विभाजित किया जाता है। मतलब संगठन का सबसे पहला कार्य क्या है कि हमें जब हमारे लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें उन कार्यों को, जो भी उद्देश्य या जो उद्देश्य लक्ष्य हमें अगर प्राप्त करना है तो जो भी कार्य हमें दिए गए हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उप कार्यों में विभाजित करना पड़ेगा। मतलब कि अगर किसी भी कार्य को करना है तो उसको पहले टुकड़े में बांट लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एक कपड़ा फैक्ट्री है जहाँ पर एक शर्ट बनता है, तो शर्ट को एक ही व्यक्ति अगर पूरा बनाएगा तो उसे हो सकता है कि काम करने में टाइम लगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी देर में बनकर मार्केट में आए। अगर हम उसको उप कार्यों में विभाजित कर लें, यानी कि जैसे अगर उसका बीच का जो शर्ट का जो बीच का पोर्शन होता है जिसे हम खोखा बोलते हैं, वो एक अलग वर्कर बनाएगा, प्रेस अलग वर्कर करेगा, कांच बटन यानी कि जो उसमें बटन लगती है कांच होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति करेगा, कॉलर अलग व्यक्ति बनाएगा और उसकी जो है बाएँ अलग व्यक्ति बनाएगा, कफ कॉलर अलग अलग व्यक्ति बनाएगा। तो इस प्रकार से जब अलग अलग कार्य किए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति को काम में निपुणता आती जाएगी। मतलब कि उस काम का वो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएगा और उस काम को वो जल्दी से करके तैयार कर देगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे जो कार्य होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, वो जल्दी से बनकर मार्केट में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक मैं अपना घर का एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, जब अपने घर में कोई काम करता है, जैसे हमारे घर में जो लेडीज़ होती है अगर वो काम करने लगती है तो एक घर का पूरा काम अगर अकेले उस पर छोड़ दिया जाएगा तो उसे काम करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। हालांकि उन्हें एक्सपीरियंस है तो वो और भी जल्दी कर सकती है, लेकिन अगर उसी कार्य को अलग अलग व्यक्ति अगर बांट लें, जैसे कि घर में खाना बनाने का काम किसी और का हो जाए, बर्तन कोई और मांज दे, कपड़े और कोई धो दे, तो उसमें क्या होगा कि काम जो है काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है अधिकार एवं दायित्व का निर्धारण। यह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण करता है। तो अधिकार और दायित्व यानी कि अथॉरिटीज़ एंड लायबिलिटीज़, तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इसमें सब व्यक्तियों के जब संगठन जब तय होता है तो सभी व्यक्तियों को उनके उनके अधिकार और दायित्व सौंप दिए जाते हैं। अधिकार और दायित्व उनको सौंप दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि इसमें अलग अलग व्यक्ति को संगठन में हम उनके अधिकार और उनके दायित्व सौंप देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार अलग होगा, हर व्यक्ति का दायित्व अलग होगा। जैसे कि एक हमारे संगठन में हम मैनेजर्स, सुपरवाइज़र और वर्कर्स और ऑपरेटर्स ये सारे व्यक्तियों को बनाते हैं। तो एक वर्कर्स के अधिकार ये हैं कि वो बिज़नेस में अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं और उनका दायित्व यह है कि अगर उन्हें कोई काम सौंपा गया है तो उसे समय पर पूरा करके दे। एक मैनेजर का काम ये होता है कि वो एक चेन सिस्टम का काम करे कि जो हमारे अधिकारी हैं, बिज़नेस के अधिकारी और बिज़नेस के वर्कर, यानी कि हमारे बिज़नेस का जो टॉप ऑर्डर है और जो हमारा जो है एक जिसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके रखना ये मैनेजर का कार्य होता है। तो ये अधिकार और उसके दायित्व हैं। समन्वय की स्थापना, संगठन विभिन्न क्रियाओं में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करता है। तो संगठन जो होता है वो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके बीच में क्या करता है कि एक प्रकार का कोऑर्डिनेट स्थापित कर देगा। मतलब अगर संगठन में हमारे पास अलग अलग व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाती है, मधुर संबंधों की स्थापना होती है।
तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब संगठन में कार्य करने बैठते हैं, हम कहीं अगर किसी उपक्रम में कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में एक मधुर संबंध, यानी कि उनमें क्या होता है कि एक दोस्ती सी हो जाती है। अब भले ही वो व्यक्ति अभी तक किसी व्यक्ति से अनजान था, लेकिन संगठन में अगर वो बीच में बैठकर काम कर रहा है तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं, यानी कि वो एक फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के, और कभी कभी वो हमेशा के लिए फ्रेंड्स हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि एक स्कूल होता है, स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। एक कोचिंग सेंटर होता है, वहाँ पर भी यही होता है कि अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं। आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक बिज़नेस में बैठ के काम कर रहे हैं, यानी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके बीच में महीने 2 महीने साल भर में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो आपके बीच में संबंध जो होते हैं वो मधुर हो जाते हैं। उसके बाद शीघ्र प्रबंधकीय नेतृत्व, संगठन शीर्ष प्रबंधन के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगठन के 3 अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है अपना उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो संगठन जो होता है वो शीर्ष प्रबंधन का नेतृत्व भी करता है। सर्वव्यापी, संगठन जो होता है वो किसी भी व्यवसाय में या हमारे मानवीय समूह की प्रत्येक क्रिया में इसका निष्पादन जरूरी होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं संगठन के महत्व या लाभ। इसी प्रकार से हमारे संगठन के महत्व और लाभ हैं। मितव्ययता की प्राप्ति होती है। मितव्ययता यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी मैंने विशेषता और इनमें आपको बताया है कि एक अच्छे संगठन से हमारे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो हमारे यहाँ एक ये अच्छा संगठन रहेगा तो हमारे पास मितव्यय की प्राप्ति होगी। मतलब यह है कि हमें जो भी कार्य, हमारे जो भी किसी प्रकार के प्रोडक्ट जो बनेंगे वो न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकेगा। अगर हमारे पास संगठन अच्छा होगा तो हमारे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म में तैयार हो पाएंगे, और उत्पादन मात्रा और गुण दोनों में ही क्या की दृष्टि से हमारा फायदा होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण संगठन प्रणाली की रचना होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस, हमारा जो संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा हो, ताकि हमें कम से कम मतलब लागत में अच्छे से अच्छी गुण वाली वस्तु प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा बिजनेस क्या हो, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। समय और श्रम की मितव्ययता, तो जब हमारे संगठनकर्ता सदैव समय और श्रम की बचत करने का प्रयास करेंगे, यह तभी संभव होगा जबकि संगठन प्रणाली श्रेष्ठतम हो तथा आधुनिकतम यंत्रों एवं तकनीक का प्रयोग किया जा रहा हो। जब हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, काम करने की टेक्निक से अच्छी हो और हमारे पास प्लांटलेशन अच्छा हो, तो हमारे यहाँ समय और श्रम दोनों की बचत होगी। यानी कि व्यक्ति को काम करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और समय भी कम लगेगा। इसी प्रकार से सेवा की भावना, प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि, और ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में इन्हीं चैप्टर्स को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वापस से लर्निंग करेंगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। थैंक यू।